हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टारगेट गुरुकुल। तो स्टूडेंट्स रेडी हो जाओ कॉपी और पेन लेकर फिजिक्स की इस क्लास में। आज हम लोग फिजिक्स के 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को पूरा आपको हिंट दूंगी, आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी के परिमाण क्रमशः 12, 5 और 13 मात्रक हैं तथा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, तो वेक्टर ए एवं वेक्टर बी के बीच का कोण होगा। ये आपका वेक्टर से है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। इफ़ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर 12, 5 and 13 units respectively and vector a plus vector b is equal to vector c, then the angle between vector a and vector b will be। ठीक है, इसमें आपको वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन है और आपको गिवन है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। तो आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए। क्या करना है, आपको दोनों साइड का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर। अब आप क्या जानते हैं कि जब भी ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, जैसे अगर आप वेक्टर का है, मॉड ऑफ वेक्टर है, तो आप क्या जानते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। तो आप इसको, क्योंकि ये मॉड वैल्यू है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और वेक्टर सी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है आपका, वैसे तो स्पेशली आपका वही आएगा, बट अगर आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसको आप ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको आप ऐसे लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, बराबर वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। इस तरह से आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा वही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फॉर्मूला पे जब आप ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के प्लेस पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू है आपका 12 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और फिर प्लस बी का स्क्वायर आपका है 5 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 25। यहाँ से आप करेंगे तो आपका 12 का स्क्वायर मीन्स कि 140 और प्लस 25 इज इक्वल टू आपका 3 का स्क्वायर होता है 169 और इधर आपका प्लस हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, 144 और 25 को जोड़ के देन इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तब आपका इधर 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आपका आएगा 169 माइनस 144 और माइनस 25। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर 2 को भी ट्रांसफ़र करेंगे। अब आप क्या जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा, ट्रांसफ़र करने में यहाँ पे आपकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे आपकी कोई गिवन वैल्यू होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू ए और बी की वैल्यूज़ को यानी कि 12 और 5 का मल्टीप्लाई करके देन इसको ट्रांसफ़र करेंगे। फिर कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपकी यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका आएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब कॉस थीटा में किसकी वैल्यू 0, तो कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है। इसको आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी पाई बाई 2।
तो इसका मतलब कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो आ गया आपका π/2। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से घूमती हुई किसी वस्तु के लिए स्थिर राशि है। इस क्वेश्चन के एक बार इंग्लिश में रीड करते हैं कि द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, किस मोशन में, सर्कुलर मोशन, इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड। ये कह रहा है कि अगर कोई भी वस्तु है वो इस वृत्त के, इस सर्कल के अराउंड अगर मूव कर रही है तो इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी भौतिक राशि ऐसी होती है जो कांस्टेंट होती है, नियत होती है, जो बदलती नहीं है। तो आपको पता होगा कि कोई भी पिंड अगर सर्कुलर मोशन में गति कर रहा है तो उसका जो त्वरण होता है वो कांस्टेंट होता है, मींस कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होता है। तो इसका सही और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, एक्सेलरेशन। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोणीय वेग ओमेगा एवं रेखीय वेग v में संबंध होता है। ये आपका डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आप लोग मेरा नोट्स पढ़े होंगे तो उसमें सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोणीय वेग ओमेगा एवं रेखीय वेग v में क्या संबंध होता है। इंग्लिश में होता है द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड लीनियर वेलोसिटी v, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। और यहाँ पे जो a गिवन है, ये a कोई एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण नहीं है, a जो है वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, v = a ओमेगा। अगर आप रेडियस को, यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या है उसको r से डिनोट करते हैं तो आपने रिलेशन पढ़ा होगा v = r ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे r के प्लेस पे जो रेडियस गिवन है वो a दी गई है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन नंबर डी, v = a ओमेगा। ओके, अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके पूछते रहिए। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम इज। अब कोणीय संवेग अदिश राशि है, ध्रुवीय सदिश है, अक्षीय सदिश है या कोई नहीं है। यानी कि जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो स्केलर क्वांटिटी है या पोलर वेक्टर है या एक्सियल वेक्टर है, नन ऑफ दिस। तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो आपका एक्सियल वेक्टर होता है, यानी कि अक्षीय सदिश होता है कोणीय संवेग। ठीक है, यानी कि वो एक सदिश राशि तो है ही, वो एक अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, इसका मतलब कि वो एक्सियल वेक्टर है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि गोलीय कोश, किसी गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या r एवं द्रव्यमान कैपिटल M है का इसके व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण होता है। ये भी आपका सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है। इसका अगर हम इंग्लिश में रीड करें क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फेरिकल शेल, एक स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी आपकी रेडियस r है और मास आपका m है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2/3 mr²। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको फॉर्मूला लर्न होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पलायन वेग निर्भर करता है, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। द एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन। जो एस्केप वेलोसिटी होती है, जो पलायन वेग है, वो इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है। पिंड के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो वेलोसिटी है वो मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, नो किस पर निर्भर नहीं है, किस पर डिपेंड नहीं है। तो जो पलायन वेग है यानी कि एस्केप वेलोसिटी है वो पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ की रेडियस पर डिपेंड नहीं करती है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है। द वीकेस्ट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेज इज। फंडामेंटल फोर्सेज, ये आपको 4 फंडामेंटल फोर्सेज गिवन है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सबसे वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स है, यानी कि सबसे दुर्बल
फोर्स कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है आपका गुरुत्वीय बल, दूसरा है आपका विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा बलिष्ठ न्यूक्लियर बल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे वीक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स, ये तो इसमें नाम से ही दिया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे जो वीकेस्ट, सबसे दुर्बल जो बल होता है वो होता है गुरुत्वीय बल। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एक वस्तु भारहीन प्रतीत होती है। ठीक है, ए बॉडी अपीयर्स वेटलेस। बॉडी, कोई भी वस्तु कब भारहीन प्रतीत होती है? जब आप स्वतंत्र रूप से गिर रहे हैं। कोई भी वस्तु जब स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका भार क्या होता है? शून्य होता है, नगण्य होता है। यह आपने क्रियाकलाप में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे वो आपका था, क्या बोलते हैं उसको, एक वस्तु भारहीन प्रतीत होती है। तो वस्तु भारहीन तब प्रतीत होती है जब वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरने की अवस्था में होती है। तो अगर कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है, कोई भी पिंड, तो उसका जो भार है वो शून्य होता है। ए बॉडी अपीयर्स वेटलेस in the state of motion, in the state of acceleration, in the state of free fall, in the state of rest। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉल। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? ठीक है, इसमें से आपसे पूछिएगा वेक्टर स्केलर से, ये भी वेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? कौन सी आपकी स्केलर क्वांटिटी है? बल आपका एक सदिश राशि है, त्वरण भी आपकी एक सदिश राशि है, वेग भी आपका एक सदिश राशि है, बचा क्या आपका? दाब। दाब एक अदिश राशि है। फोर्स, प्रेशर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, तो आपका राइट आंसर होगा प्रेशर। प्रेशर एक अदिश राशि है। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दाब शीर्ष की विमा, यानी कि आपके प्रेशर की विमा पूछ रही है। डायमेंशन ऑफ प्रेशर है हेड इज। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? तो सबसे पहले डायमेंशन निकालने के लिए हमको उस चीज़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रेशर इक्वल टू होता है F/A, फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू होता है प्रेशर। और फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है mLT⁻²। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन होता है mLT⁻² डिवाइडेड बाई एरिया, मीन्स की L स्क्वायर। अब आप इस L को ऊपर लेके जाएंगे तो आपका जो डायमेंशन आएगी mL⁻⁻1 T⁻²। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, mL⁻⁻1 T⁻²। तो इस तरह से डायमेंशन को निकालते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जब जल बर्फ बनता है तब उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? आपके पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे अणु सबसे पास ठोस में होता है, उससे ज़्यादा दूर होता है गैस में, और सबसे ज़्यादा दूर होता है गैस में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब जल बर्फ बनता है इसका मतलब वो ठोस हो गया, तो ठोस के अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो उसमें हो जाएगा कि जब जल जो है यानी कि द्रव जब ठोस में परिवर्तित होता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है? घटती है। ठीक है, इसका इंग्लिश में क्वेश्चन रीड करते हैं, व्हेन वाटर फ्रीजेस, जब आप वाटर को फ्रीज करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? रिमेन्स अनचेंज रहती है, या इंक्रीज होती है, या डिक्रीज होती है। नथिंग कैन बी सेड, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीजेस, घटती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रवों का पृष्ठ तनाव। द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है यानी कि द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स, पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ बढ़ता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ घटता है, ताप के साथ बढ़ता है या ताप बढ़ने पर घटता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? इंक्रीज विद सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के साथ बढ़ता है। डिक्रीज विद सरफेस एरिया के साथ घटता है। इंक्रीज विद टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर,
ताप बढ़ने पर घटता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने सरफेस टेंशन पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर ये पढ़ा होगा कि जो पृष्ठ तनाव, ये जो सरफेस टेंशन है वो ताप बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक मटेरियल? सबसे ज़्यादा इलास्टिक मटेरियल जो होता है वो रबर में होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मतलब जिसको ज़्यादा खींचा जा सके और वो टूटे नहीं। तो आप देखेंगे कि रबर जो है सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? ये भी आपका सरफेस टेंशन से, यानी कि ये इलास्टिसिटी से। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है, तेल अधिक शान होता है, तेल पानी में घुलता नहीं है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। इंग्लिश में रीड करते हैं, एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकॉज एन ऑयल ड्रॉप, ठीक है, स्प्रेड्स ओवर द वाटर बिकॉज ऑयल इज हायर देन वाटर, ऑयल इज मोर विस्कस, ऑयल डज नॉट मिक्स विद वाटर, ऑयल हैज ए स्मॉलर सरफेस टेंशन देन वाटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑयल हैज ए स्मॉलर सरफेस टेंशन देन वाटर। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है गेट से, लॉजिक गेट से। नैंड गेट द्वारक का निर्गत शून्य होता है यदि? तो आपने गेट के बारे में 3-4 गेट पढ़ा होगा, एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट और गेट। ठीक है, तो नैंड गेट जो है वो नैंड गेट बनता है एंड गेट और नॉट गेट को मिला करके जो गेट बनता है वो होता है नैंड गेट। और नैंड गेट का फिगर, इसमें 2 निवेशी होते हैं और एक यहाँ पे निर्गत होता है और इसका फॉर्मूला होता है A डॉट बी। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है A डॉट बी और इस पर होता है पूरे पर बार, यानी कि नॉट गेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 निवेशी हम ले रहे हैं, अगर दोनों निवेशी को हम 1 1 लेंगे तो आपका 1.1 ये आएगा 1 और 1 बार इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, दोनों निवेशी अगर 1 1 है तो आपका आता है 0। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया, दोनों निवेशी 1 है। अगर आपको इसकी पूरी टेबल बनाना है तो आप इसकी टेबल को ऐसे बनाएंगे, A डॉट बी, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप, एक मिनट, यहाँ पे आप लिखेंगे A, यहाँ पे लिखेंगे B, यहाँ पे लिखेंगे आप A डॉट बी और यहाँ पे लिखेंगे A डॉट बी बार। ये आप इस तरह से टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप दोनों निवेशी को, एक निवेशी 1 है, दूसरा निवेशी 0 और दूसरा निवेशी 0, पहला निवेशी 0, दूसरा 1 और 1 1 और 0 0, इस तरह से देखेंगे तो 1.0 इक्वल टू 0 और यहाँ पे आएगा 1, 0.1 इक्वल टू आएगा आपका 0 और यहाँ पे आएगा 1, 1.1 इक्वल टू 1, इसका उल्टा हो जाएगा 0 और 0.0 0 इक्वल टू 1। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों निवेशी 0 होंगे तब तो ये शून्य नहीं हो रहा है, दोनों निवेशी 1 है तभी जो है इसका जो निर्गत है वो कितना आता है, 1 आता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों निवेशी 1 है। ठीक है, द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 0 इफ, ठीक है, नैंड गेट का जो आउटपुट है वो 0 कब होता है? बोथ इनपुट आर 0, बोथ इनपुट्स आर 1, वन इनपुट इज 1 एंड अदर इज 0, नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ इनपुट्स आर 1। इसकी टेबल बना के आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, धारावाही परिनलिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब भी आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ सोलेनाइड, तो सोलेनाइड के किसी एक एंड पर, किसी एक किनारे पर मैग्नेटिक फील्ड भी जब आप धारावाही परिनलिका पढ़े होंगे तो इसके एंड में, इसके बीच में सभी जगह चुंबकीय क्षेत्र आप निकाले होंगे। तो उसका ये तो सिंपली फार्मूला है, उसका फार्मूला आता है आपका 1/2 म्यू नॉट एन आई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 म्यू नॉट एन आई। मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड ऑफ ए सोलेनॉइड इज,
तो इसके एक किनारे पर जो भी धारावाही परिनालिका है, सोलेनॉइड है, उसके एक किनारे पर मैग्नेटिक फील्ड 1/2 म्यू नॉट NI होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास सही बुलियन व्यंजक है। तो आप ये भी आपका हो गया लॉजिक गेट में, उसमें आपने बुलियन व्यंजक के बारे में पढ़ा होगा, बुलियन एक्सप्रेशन। तो इसमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो जब आप a+1 करते हैं तब आपका 1 आता है। उसके बाद जब आप a+a करते हैं तब आपका a आता है। a+a करते हैं तब आपको 1 आता है, ये आपका राइट हो गया। a+0 आपका a होता है। तो अगर आप देखें तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, a+a⁻1। द करेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन इज a+a⁻1। ये आपका राइट होगा। और 93 सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। एक आदर्श विषम चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय से स्टेबिलिटी होती है +1, -1, 0 एंड इन्फिनिटी।